डॉक्टर साहब, ये जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इस चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं? और खासतौर से एक मुस्लिम कम्युनिटी से आप आते हैं और चिकित्सक भी हैं, तो ये चुनाव अति महत्वपूर्ण है और मंदिर के जस्ट बगल में आप हैं, तो आपका रुझान क्या है? हम एक डॉक्टर हैं, हम एक मुसलमान हैं, लेकिन सबसे पहले हम एक भारतीय हैं और हर भारतीय को, हर इंसान को अपने चुनाव का, इलेक्शन का, वोट का अधिकार है। सबको वोटिंग करना चाहिए। गवर्नमेंट जीवी की बात कर रहे थे इंटेलेक्चुअल्स की, तो डॉक्टर्स इंटेलेक्चुअल कैटेगरी में आता है और अभी तक की जो परंपरा है, ये इंटेलेक्चुअल्स वोट कास्ट नहीं करते हैं। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं ड्राइंग रूम में बैठ करके, बट वोट परसेंटेज जो उनका कास्ट कम होता है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग दूसरी चीज तो देखते हैं कि जो अच्छा काम कर रहा हो, जो सबके लिए सुख सुविधा हो, हमारे लिए हो, जनता के लिए हो, उसको भी हम लोग सिलेक्ट करते हैं, उन्हीं को चुनते हैं। गोरखपुर की अगर बात करें तो हम तो मंदिर के किनारे हैं, योगी महाराज जी बगल में रहते हैं, तो हम जाहिर सी बात है उन्हीं का सपोर्ट करेंगे। ये तो खुल गया है, इसमें कोई डाउट नहीं। मंदिर को सपोर्ट करना है या बीजेपी को सपोर्ट करना है? हम मंदिर को भी कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी को भी कर रहे हैं। तो बीजेपी का तो नारा है हिंदुत्व का, और आप एक मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। कुछ नहीं है, सारे लोग नारा देते हैं, वो भी अपना देते रहे। यहाँ पे बहुत सारे जाति के लोग हैं, बहुत लोग अपना अपना नारा देते हैं, देते रहे लोग। किसी को आवाज को थोड़ी बंद कर देगा कोई। योगी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर हमारी सरकार आती है पुनः, तो 4% जो मुस्लिमों का आरक्षण उसको खत्म कर दिया जाएगा। अभी योगी जी ने पीछे मदरसा बोर्ड को खत्म किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको संज्ञान लेकर रिवोक कर दिया। जो अभी वक्फ बोर्ड को भी खत्म करने की बात चल रही है। तो इतना अगर मुस्लिम विरोधी चीजें हो रही हैं, फिर भी आप एक मुस्लिम चिकित्सक होने के नाते आप जो उनको सपोर्ट कर, जो लीगल मदरसे हैं उसको कभी नहीं खत्म करेंगे। एक्रॉस मदरसा बोर्ड ही खत्म हो गया, वो टोटल मदरसा ही खत्म हो गया था। लीगल और इलीगल का चक्कर ही नहीं था उसमें। नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा गहराई से नहीं जानता हूँ, लेकिन ये जानता हूँ कि अगर मदरसे हैं जो लीगल हैं, रजिस्टर्ड हैं, वो चल रहे हैं और चलेंगे। नहीं, बोर्ड ही खत्म हो गया। अगर यूपी बोर्ड खत्म कर दिया तो सारा इंस्टीट्यूशन खत्म। अब उसी तरह मदरसा बोर्ड ही खत्म कर दिया गया था। अब उसके अंदर की बात अब आगे सामने आएगा तो देखा जाएगा, फिर सोचा जाएगा क्या है। अब मैं तो अभी से क्या बोलूँ। तो गोरखपुर की परंपरागत सीट को मान लिया जाए कि मंदिर से वो कनेक्टेड है, मंदिर से जो भी लड़ेगा वो जीतेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन यह है कि योगी आदित्यनाथ जी जब तक हैं, लोगों पब्लिक के लिए काम करते थे, काम करते हैं और काम करते रहेंगे। और हम लोग तो पड़ोस के हैं, हम लोग का दायित्व बनता है कि भाई उनके साथ चलें और चलेंगे भी। हमारे लिए वही सब कुछ है। आखिरी चरण में मतदान हो रहा है, कल वोट पोल होना है, क्या जनता से अपील है? जनता से अपील है कि अपना फैसला खुद करें और क्या, जो अच्छा समझे वो करें। सब कुछ जानते हैं। चलिए, आपका शुभ नाम? डॉक्टर मुश्ताक अली। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये जो अभी चुनाव हो रहा है, इस चुनाव को कल हालांकि प्रचार थम गया है, लेकिन इस चुनाव को कैसे आप देखते हैं, खासतौर से गोरखपुर के चुनाव की बात करें? गोरखपुर एक शहर के तौर पे देखें तो गोरखपुर में निश्चित रूप से विकास कार्य बहुत हुए हैं और इस विषय पे शायद गोरखपुर की जनता कभी भी पीछे नहीं हटेगी कि हमारे क्षेत्र का विकास हुआ है। और यह विकास 1984 के बाद से आज तक अनदेखा था। पिछले 6-7 सालों में ऐसा हुआ क्योंकि जो शीर्ष का नेतृत्व है वो गोरखपुर से है, तो गोरखपुर की जनता तो इस क्षेत्र में पूरी तरह से विश्वस्त है कि हाँ, हमारे क्षेत्र का विकास हुआ है और अच्छा खासा विकास हुआ है, जिससे कि लोग उससे संतुष्ट हैं। परंतु विकास का एक पहलू ये भी है कि आज हम हीट वेव से जूझ रहे हैं, पेड़ नहीं है हमारे पास, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, उससे भी जनता परेशान है। ये तो परंपरा है, ये सीएम जहाँ का रहता है उस सिटी का विकास होता है। हाँ, इसमें कुछ सी नई बात है। वीर बहादुर सिंह साहब यहाँ के सीएम थे, तो उस वक्त गोरखपुर का विकास हुआ। आज योगी आदित्यनाथ जी हैं तो विकास हो रहा है। सेपई को देख लीजिए, जब मुलायम परिवार वहाँ था तो वहाँ विकास हो रहा था। बहन मायावती जी थी तो अम्बेडकर और नोएडा विकास हो रहा था। तो अलग से क्या हुआ? अलग से ये हुआ कि देखिए, जो विकास के मायने होते हैं वो ये होते हैं कि जनता को शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, कानून व्यवस्था बेहतर हो।
आप जिन पूर्व के शासकों की बात कर रहे हैं, ऐसा मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से नहीं हुआ, लेकिन बहुत से हमारे चिकित्सा पेशे के लोग तमाम तरह के अपराधों से भय खाते थे। आप पत्रकार हैं तो आपको भली भांति ज्ञात होगा, मुझसे ज्यादा पता होगा। तो आज की डेट में यदि कोई चिकित्सक किसी मरीज के साथ कुछ गलत व्यवहार करता है, उपचार गलत करता है, तो उसके पास एक सिस्टम है, वह पुलिस के पास जा सकता है, न्यायालय जा सकता है, जिसको कि चिकित्सक को भी सम्मान करना पड़ता है। पहले चिकित्सक के अस्पताल पे या उसके प्रतिष्ठान पे या उस तरह के किसी और व्यक्ति का जो व्यापार है जिसमें वह पब्लिक से डील कर रहा है, उसके साथ कोई असुविधा या कोई गलत चीज होने पर वह जो रिएक्ट करता था वो वहीं पे हिंसा करता था। आज वो नहीं हो पा रही है। आप पत्रकार हैं तो आप सोचिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। मैंने अखबार में जो खबर पढ़ी वो बता रहा हूँ, शायद आप लोग को याद हो कि सद्दाम हुसैन को जब मतलब इराक में जब उसकी मतलब फांसी हुई थी, गोलघर में कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की हुई थी। तो अब उस तोड़फोड़ में गोरखपुर की जनता का क्या दोष था कि उनकी दुकानों की तोड़फोड़ हुई? आज आप वो काम नहीं कर सकते कि आप गए और किसी के साथ कुछ भी हिंसा या गलत व्यवहार करके चले आए। तो यह परिवर्तन अपने आप में बड़ा है। कोई भी सरकार जनता को कमा के नहीं देती है, जनता ही कमा के सरकार को देती है, उसी से सरकार भी चलती है, देश भी चलता है। तो आप कमाने को निष्पक्ष रहें, निर्भर रहें, तो आपकी आजीविका भी बढ़ती है, आप बेहतर काम भी कर पाते हैं। अगर एक पत्रकार भी भय में हो तो कैसे पत्रकारिता करेगा? नहीं कर पाएगा। अगर आपकी बात माने अपराध पर अंकुश लगा है, आपके हिसाब से इससे पहले गवर्नमेंट में अपराध बहुत ज्यादा था, बाहर के लोग अपराध करते थे। आज गवर्नमेंट के अंदर जो लोग हैं वो अपराध कर रहे हैं, जो 70-23 साल के रहते। देखिए उन्नाव केस, देखिए ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि कोई भी समाज अपराध से मुक्त हो जाए, क्योंकि अपराध सिस्टम नहीं करता है, अपराध व्यक्ति करता है। अपराध की बात करें, कोयटा में ही रजिस्टर जी के बेटे काफिला रोड के चले गए, उसके बाद ना कोई सुनवाई ना कुछ किया। क्या हम यहाँ किसी एक्सीडेंट को रोक सकते हैं? आज मैं चिकित्सक के तौर पे एक अस्पताल से इमरजेंसी फोन आया और मैं जा रहा हूँ, रास्ते में एक साइकिल वाला अचानक से रोड क्रॉस किया, तो निश्चित रूप से गलती मेरी मान ली जाएगी, क्योंकि वह साइकिल पे है, मैं कार पे हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि वह रोड को बिना किसी जगह पे अपने मन से तेजी से क्रॉस किया। लखीमपुर में क्या हुआ था? निश्चित रूप से वो क्या एक इमरजेंसी था? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, उस पे सेंगर साहब का, अगर हम लखीमपुर खीरी की बात करें, अदरस की बात करें, उन्नाव की, तो सेंगर साहब जो आज वो कहाँ पर हैं? जेल में है। 8 महीने के बाद उनको प्राथमिक सदस्य से हटाया गया। जी, तो कहाँ अपराध खत्म हुआ? मैं यही कहूंगा, मैं यही कहूंगा कि यह प्रश्न आप मुझसे पूछें, एक नागरिक के तौर पे कहूंगा कि एक लेवल पे कार्रवाई हुई, कितनी हुई है तो सरकार भाजपा जाने। मैं भाजपा का प्राथमिक सदस्य हूँ, मैं भाजपा का पक्ष रख रहा हूँ। आपको मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ। अभी एक दिल्ली के मुख्यमंत्री की जमानत हुई, क्या अगर उस अपराध में हम आप संलिप्त होते तो हो पाती? तो देखिए, यह तो तुलसीदास जी बहुत पहले लिख गए हैं, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। हमारी आज की भी व्यवस्था उस पर काम करती है, इसको हम इनकार नहीं कर सकते हैं। पब्लिक को भी सोचना चाहिए कि एक साइकिल पे मेरे पास नेता आता है, कहता है हमको वोट दो, तो क्या हम उसको वोट देंगे? पब्लिक उस फॉर्च्यूनर पे हुए नेता का सम्मान करती है, ये सच्चाई है। तो पब्लिक को भी अपना रवैया बदलना पड़ेगा कि हम उसको चुने जो हमारे बीच में काम करता हो। अगर पब्लिक खुद ऐसे प्रत्याशियों के साथ खड़ी हो जाती है जो उनका हनन करते हैं और उनका अपमान करते हैं, तो हम उस पब्लिक को कैसे सही मान लेंगे? दृष्टिकोण तो हमें अपना भी बदलना पड़ेगा ना। तो अगर कोई पैराशूट प्रत्याशी है और वो फॉर्च्यूनर से आ रहा है तो उसको वोट दे दिया जाए। देखिए, यह तो तय जनता को करना पड़ेगा। मैं अपने वोट के लिए कह सकता हूं कि हमें देखना होगा मेरा प्रत्याशी मेरे बीच का है कि नहीं। अगर आप इस तरह से सोचते हैं तो मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न करूंगा। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, वो आसाम से राज्यसभा के सदस्य, जबकि आसाम में वो कभी रहे नहीं, चुनाव से कुछ दिन पहले वहां पे वोटर बनाए गए थे। अब क्या कर लीजिएगा? सिस्टम कागज देखता है। देखिए, अगर ऐसा कहना है तो नरेंद्र मोदी जी भी तो बनारस में कभी नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ, सिस्टम कागज को देखता है, आपको नहीं देखता है। लेकिन निश्चित रूप से हम गोरखपुर में रह रहे हैं और बनारस हमारे यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। हम मोदी जी के समर्थक भी हो सकते हैं, विरोधी भी हो सकते हैं, लेकिन बनारस में जो कुछ भी चीजें परिवर्तित हुई 10 साल में,
उसको हम नकार नहीं सकते हैं। आपने अभी एक उदाहरण दिया सैफई के विकास का, तो मैं आपको बोलूंगा, देखिए एक विकास सैफई में ये हुआ कि वहां पे फिल्मी कलाकार बुला करके नाच गाना करते थे और एक विशेष वर्ग देखता था उसको, जो आमंत्रित होता था, समाज का एक वो तबका होता था जो सत्ता के करीब है। हमारे यहाँ गोरखपुर महोत्सव होता है तो मैं भी फ्री में जाता हूँ, देख के आता हूँ। वहां ऐसा नहीं होता है कि मुख्यमंत्री और कुछ अधिकारी बैठे हों और कुछ नेता बैठे हों और मैं सिर्फ उन्हीं को देखूं। मुझे जाने के लिए उनकी अनुमति नहीं चाहिए। तो सिस्टम में बहुत से लोग हैं और वो लोग हम ही लोगों के बीच में से जाते हैं। तो अगर हर आदमी ऑनेस्टली काम करेगा तो फिर दिक्कत क्या आएगी? मेरे पास बिजली का बिल आता है, मैं हर महीने जमा कर दूं, समस्या नहीं आएगी। अगर मैं बैठ जाऊं और बिजली विभाग के आदमी को प्रलोभन देके अपना मीटर एडजस्ट करूं तो उसमें बैठा हुआ विद्युत मंत्री क्या करेगा? मेरे घर का बिल तो वो ठीक नहीं करेगा। तो ऑनेस्ट तो हमको भी होना पड़ेगा ना एक लेवल पे। किन मुद्दों पर आप वोट कर रहे हैं? हमारा मुद्दा यही होगा कि देखिए, निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र का विकास हुआ है। आज से 10 साल पहले गोरखपुर का आदमी इमरजेंसी में भी अगर कहीं जाता था, आपातकाल में भी उसे कहीं जाना है तो उसे लखनऊ जाकर के फ्लाइट सोचनी पड़ती थी, मिलेगी नहीं मिलेगी। आज अगर उसके पास पैसे कम भी हैं, अपने पड़ोसी से मांग के इलाज भी कराता है, वो अपने पड़ोसी से मांग के अपने किसी व्यक्ति घर का बीमार हो तो उससे मिलने बेंगलोर भी चला जाता है। कहाँ से कर पा रहा है? आबादी इतनी बढ़ गई, अगर हम उसी ट्रेन सिस्टम पे डिपेंडेंट होते तो क्या हम आज यात्रा कर पाते? अगर उसी 2 लेन में और 1 लेन में हम गोरखपुर से लखनऊ जाते तो आज हमारी यात्रा 8 से 10 घंटे में होती। आज हम 5 घंटे में पहुंच रहे हैं। तो यह तो विकास है और जनता उसके लिए खुद दे रही है पैसे। टोल फ्री रोड भी अवेलेबल है, लेकिन पब्लिक उस टोल फ्री रोड को ऑप्ट नहीं कर रही है क्योंकि वहां जाने में समय लगेगा। जनता अपना समय बचाने के लिए उसको यूज कर रही है। जिसके पास धन कम है वो रेलवे में आज भी पैसेंजर में चलता है। जिसके पास धन है वो वंदे भारत भी प्रेफर कर सकता है, इंटरसिटी भी प्रेफर कर सकता है। पब्लिक का अपना निर्णय है। सरकार को काम है कि आपको सारे ऑप्शन दे। जैसे आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, इलाज वही होगा। आपके पास जनरल वार्ड भी है, एसी रूम भी है, डिलक्स रूम भी है, सेमी प्राइवेट भी है, प्राइवेट भी है। आप जिस कैटेगरी में जाते हैं आपको सुविधा का वैसा चार्ज देना पड़ता है। तो फ्री में तो देखिए, अभी आप फ्री में देखिए दिल्ली में जल की हालत क्या हो गई। देश की राजधानी है, 2 दिन से हम न्यूज ही देख रहे हैं जल की समस्या। तो फ्री में तो आप जिसको भी दीजिएगा उसके 2 नुकसान होंगे। एक तो उसका दुरुपयोग होगा और एक उसका मतलब पब्लिक तक वो कभी पहुंच नहीं पाएगा। अब बिजली फ्री करने की बात है। देखिए, एक गवर्नमेंट कह रही है कि हम आपको 200 यूनिट फ्री कर देंगे, दूसरा पक्ष कह रहा है कि हम आपका बिजली का बिल फ्री नहीं करेंगे, आपको घर पे हम सोलर पैनल लगवा के देंगे, आपको कम इंटरेस्ट पे देंगे, आप लगवाइए, आपकी बिजली 2 साल बाद फ्री हो जाएगी। तो अब आप अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करते हैं कि किसी एक व्यक्ति से टैक्स लेकर दूसरे को दे देते हैं। तो यह काम तो वीरप्पन और रॉबिनहुड किया करते थे, जो डाकू थे। तो यह कितना उचित होगा? अब आप हमसे कह सकते हैं कि सब्सिडी तो ये सरकार भी दे रही है, लेकिन अब वही बात है, हम लोग सबसे पहले सोचे रोटी, तब कपड़ा और मकान। रोटी दे रही है। एक समय में आज का जो विपक्ष है वो विरोध करता था कि रोटी नहीं देंगे। बीच चुनाव में उसने क्या कहा कि मैं 10 किलो दूंगा। तो किसी का पेट भरा रहे और किसी को हम बिजली की सुविधाएं, दोनों में बड़ा फर्क है। देश की बहुत बड़ी जनता जो आज भी सड़क के किनारे या बिना घर के रह रही है, उसके पास बिजली का कनेक्शन नहीं है, लेकिन उनको 5 किलो अनाज मिल रहा है तो वो जीवित हैं। वो बीमार हुआ और सरकारी अस्पताल तक पहुंच गया तो उनको कुछ न कुछ उपचार तो मिल रहा है। ऐसे चिकित्सक आप बताइए, 5 किलो इज सफिशिएंट फॉर 2%? देखिए, कुपोषण का शिकार नहीं होंगे। मैं 5 किलो मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। बिल्कुल ये कहूंगा कि ये पर्याप्त नहीं है, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हैं? आप उसको ये नहीं कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, आप उसको एक सपोर्ट दे रहे हैं। देखिए, आप किसी असहाय या अशक्त व्यक्ति को एक व्हील चेयर दे सकते हैं, बैसाखी दे सकते हैं। आज वो जो है वो अधिकार समझ करके वो लाइन लगाते हैं राशन की दुकान पर। आज उन्होंने अपना वो अधिकार समझ लिया है, तो वो देश को पंगु नहीं किया जा रहा है। एक विशेष वर्ग जो एक निम्न तबके का है, जो मेहनत कश इंसान होता था, उसको पंगु नहीं किया जा रहा। यह चीज क्यों आई? यह फ्री राशन क्यों आया? उसका मूल क्या था? यह पहले कभी था? नहीं था। यह कब आया? सबसे पहले स्कूलों में आया, मिड डे मील के तौर पर। क्यों आया? कि जो गरीब बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं वह शिक्षा प्राप्त करें। सबसे पहले वहीं से आया कि इनको हम पोषण दें तो ये स्कूल आएंगे, तो ये शिक्षा प्राप्त करें। वहां से इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद जब कोविड आया और कई सारे लोग माइग्रेट हुए अपने काम की जगहों से और लोगों की आय व्यवस्था ध्वस्त हो गई,
मैं आपको अपने अस्पताल का बताऊं, मेरे यहाँ जो दाई सफाई करती थी, मेरे यहाँ कुछ दिन पहले काम छोड़ के गई, कोविड के समय में भूखी हालत में आई अपने 2 बच्चों को लेकर कि भैया हमारे लिए कुछ नहीं बा, वो मेरे यहाँ काम छोड़ चुकी थी, बाजार बंद था। सुनिए, मैंने मैंने नहीं नहीं सुनिए 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 मैंने उसको बिना किसी काम के उसको उसी समय नमक, चीनी, तेल, आलू, प्याज, थोड़ा आटा दिया कि चलो बच्चे को खाना खिला दो। अब आप ये कहें कि मैं उसको अपने पक्ष में ले रहा हूँ, यह पर्सपेक्टिव है। कोविड का फेज हम छोड़ देते हैं, तो जो आपने कहा मिड डे मील से शुरुआत हुई, तो मतलब अगर किसी को उज्जवल भविष्य बनाना है तो उसको प्रलोभन देकर करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपने तो बोला है कि नहीं, निश्चित रूप से ऐसी सरकार से मैं अपेक्षा करता हूँ कि समय रहते हुए इसको रोकेगी भी। चलिए, डॉक्टर लॉबी क्या कहती है कि उनका मत किस ओर होगा? नहीं, मैं ऐसे कहूँगा, मैं आपकी बात को रिफाइन करूंगा। देखिए, मैं एक व्यक्ति हूँ, वोट देने डॉक्टर नहीं जाता, मेरी डिग्री मेरे घर पे रहती है। मेरा वोट डॉक्टर्स लॉबी को या डॉक्टर्स का वोट तब कहा जाए जब मेरे वोट की मान्यता बाकी लोगों से अधिक हो। समाज का वो तबका जो अनपढ़ है, जो भीख मांग के गुजारा करता है, जो सरकार की सब्सिडी पे गुजारा करता है या खुद से सरकार को टैक्स देता है, उन सभी का वोट भारतीय संविधान में बराबर है। तो ये समझिए, डॉक्टर्स लॉबी कुछ नहीं है। आप ये समझिए कि आप कह सकते हैं समाज का शिक्षित वर्ग कहाँ खड़ा हुआ है। मैं कोई चिकित्सा संगठन का नेता भी नहीं हूँ। IMA और GP तो हम उसके सदस्य हैं। सभी देखिए वो सभी संगठन राजनीतिक रूप से न्यूट्रल है, निष्पक्ष हैं। संगठन के प्रत्येक सदस्य की अपनी एक राजनीतिक विचारधारा हो सकती है। तो इस विचार को इस तरह से कहना कि यह संगठन उसके पक्ष में है, यह गलत होगा। यह मेरा व्यक्तिगत अभिमत है कि आप जब चुनाव में जाते हैं तो क्या करते हैं, आप वोट देते हैं। वोट किसके लिए देते हैं? विपक्ष चुनने के लिए नहीं देते हैं। आप वोट देते हैं सत्ता चुनने के लिए। सपोज मेरा डाला हुआ वोट बाद में विपक्ष के पास गया तो मैं कहता हूं भाई हमने जिसको वोट दिया वो सत्ता नहीं बना पाया। यह मेरा व्यक्तिगत है, वो गोपनीय रखने का अधिकार है मुझे। परंतु आप चुनते किसको हैं? सत्ता पक्ष को। और लोकतंत्र के लिए क्या जरूरत है? सत्ता पक्ष और मजबूत विपक्ष। तो एक पत्रकार के तौर पे आपने मुझसे इतने प्रश्न पूछे, एक प्रश्न जो आपने अभी मुझे उसका उत्तर दे दिया, क्या विपक्ष स्वयं मजबूत है? नहीं, मजबूत होने का दिया जा रहा है। ओहो, मैं आपसे छोटा प्रश्न दूसरा पूछ रहा हूँ। जब केजरीवाल जी सत्ता में आए, उन्होंने सबसे ज्यादा सत्ता के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के आरोप किस पे लगाए थे? उस समय की सत्ता पार्टी कांग्रेस पे। आज उसका गठबंधन किनसे है? उन्हीं की पार्टी का अपना मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने क्या कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का साथ जो है वो खालिस्तानियों के साथ है। तो अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्यों? ये डिस्कशन बहुत लंबा हो जाएगा, इसको शॉर्ट में कर लेते हैं। माधवराव सिंधिया के लड़के ज्योतिराज सिंधिया पानी पी करके, बहुगुणा साहब पानी पी करके आज कहाँ पर है? जगदम्बिका पाल पानी पी कर आज कहाँ पर है? तो गिव एंड टेक तो चलता ही रहता है। तो ये आरोप प्रत्यारोप लगाने का कोई मतलब नहीं है। आप ये उम्मीद कांग्रेस में थे, भाजपा आप ये उम्मीद अगर, और मैं ये उम्मीद, आखिरी सवाल, आपकी कम्युनिटी सिंधी समाज किस ओर जाता हुआ दिख रहा है इस चुनाव में? देखिए, यह फिर एक ऐसा प्रश्न है कि मैं सिंधी समाज का नेतृत्व करता नहीं हूँ। पहली बात, समाज अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ। आपके अगर गोरखपुर की बात कर रहे हैं तो सिंधी समाज मंदिर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस और बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, एक लंबी प्लेलिस्ट है। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? आप मुझे बताइए। नहीं, मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूँ। मैं आपसे मेरे प्रश्न में आपका उत्तर है। मैं कभी कभी अपने उन डॉक्टर्स को भी कहता हूँ जो कांग्रेस के बड़े सपोर्टर है, मैं कहता हूँ कुछ लोग आपको भाजपा से सीखनी चाहिए। देखिए, भाजपा के 2 नेताओं ने, नुपुर शर्मा ने और नवीन जिंदल, जो दिल्ली के मीडिया प्रभारी थे, उन्होंने कुरान को लेकर टिप्पणी की थी। दोनों को भाजपा ने तुरंत सेट कर दिया कि आप किसी के धर्म और आस्था पर ऐसे टिप्पणी नहीं कर सकते, वो उनका व्यक्तिगत विषय है। ठीक, किस आधार पर विपक्ष हिंदू धर्म को और हिंदुत्व को हमेशा गलत संबोधन देता है और अपमानित करता है, तो क्यों कोई हिंदू उनके पक्ष में जाए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आप एक इस्लाम धर्म को मानते हैं, मुझे क्या अधिकार है कि मैं आपके धर्म को बुरा कहूँ? एक मुसलमान बुरा हो सकता है, अच्छा हो सकता है, हिंदू अच्छा बुरा हो सकता है, आप उसके आस्था के विषय को क्यों अब्यूज कर रहे हैं? मुझे कोई अधिकार नहीं है। मेरे अस्पताल के स्टाफ में SC भी है, ST भी है, OBC भी है, मुस्लिम भी है। मैं सबके साथ बराबर व्यवहार करता हूँ, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अगर उनमें से किसी को भी मैं उनकी जाति या धर्म के आधार पर अपमानित करूंगा या उनका अधिकार छीन लूंगा या उनसे भेदभाव करूंगा, उनके मन में पीड़ा तो होगी कि डॉक्टर साहब की नजर में तो सब बराबर होने चाहिए। तो एक राजनीतिक दल जिसको सबसे वोट लेने हैं, तो वह खुलेआम ये कहता है, देखिए विपक्ष का एक बहुत बड़ा नेता कहता है कि हम जातियों में बराबर बांट देंगे। उससे पूछना चाहिए पत्रकारों को कि साहब तब चुनाव के समय आप SC ST OBC क्यों नहीं बन जाते, क्यों ब्राह्मण बनने का प्रयास करते हो? विपक्ष का एक नेता नाथूराम गोडसे पर प्रश्न उठाता है, लेकिन वह कभी यह प्रश्न नहीं उठाता है कि हमारी माँ की हत्या किसने की थी, मेरे पिता की हत्या किसने की थी। पत्रकार नहीं पूछते उनसे। विपक्ष के नेता से यह भी पूछना चाहिए कि क्यों आपके घर की एक नेता जो है चली जाती है तमिलनाडु कि मेरे पिता के हत्यारों को आप फांसी के माफी दे दीजिए, क्यों उनकी रिहाई कर दीजिए, क्यों कर दें? वह भारत का प्रधानमंत्री भी था, आपका पिता ही नहीं था केवल वो। कितने सारे आम लोग मर जाते हैं बम की घटनाओं में, उसमें क्या सबके पीछे उतनी जांच होती है? नहीं होती है। वोटरों से क्या अपील करें? वोटर से कहूंगा ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाएं, सुबह उठ के मतदान करें, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा मतदान में आपका जो भी मत हो वो रखें, क्योंकि मतदान करना तो हमारे हाथ में है। मतदान का परिणाम तो वही होता है जो सारे लोगों ने कर दिया, उसका आगणन होगा, पता लगेगा कि भाई ये जीता वो जीता, ये तो बात की बात है। लेकिन हम मतदान ही नहीं करेंगे। और दूसरा मैं जनता से भी कहूंगा, नोटा में कदाचित न जाए। नोटा सिर्फ आपके मत का नुकसान करता है। नोटा उस तरह का है कि मेरे दोनों पड़ोसी खराब है, मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा, इससे अच्छा है किसी के घर जाकर के संबंध बनाइए, उसकी राय बदलिए, उसको अपने बारे में बताइए, उसके बारे में सुनिए। क्या नाम आपका? मेरा डॉक्टर देवेंद्र भागवानी।